तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एन साइंस। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मैच द फर्स्ट कॉलम विद एप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द सेकंड एंड द थर्ड कॉलम एंड रीमेक द टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉलम वन है ना, ये फिक्स होगा, इसको कुछ नहीं करना। लेकिन जो कॉलम टू है और कॉलम थ्री है, इसको आपने चेंज करना है। क्या चेंज करना है? एक्चुअली जो ये फर्स्ट वाला है, सपोज करते हैं इसकी जो पोजीशन है ये नंबर वन पे नहीं होनी चाहिए, ये शायद सेकंड पे या थर्ड पे होना चाहिए, एंड सो एज इन द कॉलम थ्री। तो ये यहाँ पर ये है कि जो ऑप्शंस यहाँ पर कॉलम टू में दिया हुआ है, ये रीशफल हमें करना है या फिर रीऑर्डर करना है इस तरीके से कि जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है सपोज, उसके रिलेटेड कुछ कॉलम टू में आ जाए और नेगेटिव एक्सीलरेशन के रिलेटेड ही कुछ कॉलम थ्री में आ जाए। एंड ऐसे ही हमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन और जीरो एक्सीलरेशन का करना है। तो ये वाला कॉलम फिक्स होगा और इसमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको कि आंसर क्या है इसका। तो यहाँ पर पहला जो केस है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन का है। उसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज होती रहती है। अ व्हीकल मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। है ना कि जैसे कि एक व्हीकल है, एक कार है, सपोज कर लो, उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो 5 सेकेंड बाद जाके रुक जाता है। तो मतलब पहले वेलोसिटी 10 थी, अब बाद में जीरो हो गई, रुक गई ना। तो एक तरीके से वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। और वेलोसिटी डिक्रीज कब होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन के केस में। सेकेंड वाला कौन सा केस है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन का, जहां पे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज होती है ना। यहाँ पर जो केस सिनारियो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनिशियली वो रेस्ट पे था, मतलब कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो थी, लेकिन बाद में क्या हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर हो गई 10 सेकेंड्स में। मतलब सिर्फ 10 सेकेंड में उसने 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब जीरो से 50 आ गया, एक सपोज कर लो। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन का केस है। एंड जीरो एक्सीलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा। इसका जो केस सिनारियो है वो ये लिखा हुआ है कि व्हीकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कुछ नहीं बोला, टाइम का कुछ नहीं इसमें बताया है, और इनिशियल फाइनल कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हमें यही समझना पड़ेगा कि इनिशियल भी उसकी 25 थी और फाइनल भी उसकी 25 ही है। मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है 25 मीटर पर सेकेंड से। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल जो ट्रैवल पाथ लेंथ होता है ना। एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब कि आप किसी भी पाथ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी पाथ से जाओ, तो जो आप पाथ एक्चुअल में चलोगे वो डिस्टेंस माना जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट थिंग है। मतलब आपने एक स्टार्ट पॉइंट लिया और कहीं पर आप घुमा फिरा कर पहुंच गए, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन से आप ड्रॉ करोगे, और वो मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना। डिस्टेंस क्या हो सकता है, या तो वो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है या तो वो लेस देन होगा डिस्टेंस, या इक्वल हो सकता है। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना, हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। हो सकता डिस्टेंस, याद रखना ये। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। तो ये चार पॉइंट याद रखना है एग्जाम्स में लिखने के लिए। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो इक्वल डिस्टेंस होता है ना, एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में,
तो फिर हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है। इक्वल टाइम इंटरवल कंसिडर कर लो, बट अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा। और आपको पता है जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी वहां पे। सेकेंड पॉइंट है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट किसके लिए? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन जीरो होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन नॉन जीरो होती है। तो यहीं पर मैंने बताया कि अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यहाँ पर एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। फोर्थ पॉइंट ये कि जो एवरेज स्पीड है वो सिमिलर होती है एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो एवरेज स्पीड भी लाइक सिमिलर होगी एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो हर एक की जो लाइक एक जब आप एक कुछ डिस्टेंस लोगे, अनइक्वल डिस्टेंस होगा कुछ। जैसे कि सपोज कर लो कि फर्स्ट टू सेकंड में 10 मीटर है, फिर नेक्स्ट टू सेकंड में 20 50 ऐसे करके इंक्रीज होते जा रहे हैं, यहाँ कुछ है डिस्टेंस अनइक्वल कवर हो रहा है। जब आप एक इंडिविजुअल उसकी स्पीड निकालोगे ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो एवरेज स्पीड एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है यहाँ पर हमें? इनिशियल वेलोसिटी है u, ए एक्सीलरेशन है, t टाइम है, और v फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पर हमें क्या होगा कि इसकी कुछ वैल्यूज दी है और फॉर्मूला लगा के आंसर लाना है। तो v विच इज इक्वल टू u प्लस ए टी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। और u कितना दे रखा है? 2 है, a आपका 4 है, और t कितना है? 3 है। तो 4 3 सा 12 एंड v इज इक्वल टू 14। यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो v विच इज इक्वल टू 80 का फॉर्मूला लगेगा। v की वैल्यू क्या आएगी? 20। a की वैल्यू क्या होगी? 5। और t की वैल्यू 2 है। 5 5 टू ज़ा 20, 5 टू ज़ा 10। 20 में से 10 यहाँ पर क्योंकि राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस होगा। 20 माइनस 10 कितना होगा? 10। तो u आ गया आपका 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिमिलर सा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो गया है बस। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो जो u है वो 5 है, t 3 है, 3 सेकेंड है, हाफ ए टी स्क्वायर एक्सीलरेशन 12 दिया हुआ है। तो जब आप डिवाइड करते हो 12 को 2 से तो 6 आएगा, t का होल स्क्वायर 9 आएगा। तो 5 3 ज़ा 15, 6 9 ज़ा 54 एंड s इज इक्वल टू 69 मीटर। तो सेम फॉर्मूला है बट यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमें। इनिशियल वेलोसिटी 7 है, एक्सीलरेशन निकालना है, फाइंड करना है, टाइम 4 सेकेंड है। 7 फोर से कितना आएगा? 28 आएगा। और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, 4 का होल स्क्वायर 16। 2 से ये डिवाइड होगा तो 8 आएगा यहाँ पर। और जब ये जो 92 है माइनस 28 करेंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड में,
यहाँ पर आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस, तो 92 माइनस 28 64 आएगा, और फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें वी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 8 है, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, एक्सीलरेशन 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 8 का होल स्क्वायर करेंगे 64, 4 का होल स्क्वायर 16, 3 टू जा 6, और ऐसा में फाइंड आउट करना है। 64 यहाँ पर राइट हैंड साइड में माइनस होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, 64 माइनस 16 48, एंड जब 48 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 8 आएगा, तो आंसर आएगा 8 मीटर। यहाँ पर v 10 दिया हुआ है, u हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन 5 है, 2 एज इट इज है, और s है 8.4, 10 का होल स्क्वायर 100, u स्क्वायर हमें u फाइंड आउट करना है, 5 टू ज़ 10, फिर 10 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 8.4 से 84 आएगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, 100 माइनस 84, u स्क्वायर 16 आएगा, u की वैल्यू रूट 16 होगी, तो u की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड होगी। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल टेबल है, और यहाँ पर जो आंसर है वो हाईलाइटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन देम। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है स्टार्ट और फिनिश पॉइंट में ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो मिनिमम डिस्टेंस है स्टार्ट और फिनिश पॉइंट के बीच में वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। मैंने आंसर बता दिया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। कैसे, वेलोसिटी देखो आगे, एक्सेलरेशन यहाँ पर पीछे है, वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन पीछे है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि उसके ऑपोजिट में एक्सेलरेशन लगाया हुआ है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर मोशन के ऑपोजिट में एक्सेलरेशन है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और डिसेलरेशन एक टर्म दिया हुआ है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स डैश चेंजेस एट एवरी पॉइंट। यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखोगे तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसकी जो आप ध्यान से देखो, इसका जो पॉइंटर है ये चेंज हो रहा है बार बार, मतलब यहाँ पर जैसे कि मैं आपको पेन से दिखाऊं, यहाँ पर ये यहाँ पर कुछ था, ऐसा था, ऐसा था, मतलब आप देख रहे हो इसकी जो डायरेक्शन है ये बार बार चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको एक बार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रही है, मैंने एरो से भी यहाँ पर शो करा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहता है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज होती है हर एक पॉइंट पे, और वेलोसिटी भी चेंज होती है। क्यों, वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी चेंज होता है जब डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज करने से स्पीड चेंज नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्यूरिंग कोलिशन डैश रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन होता है वो इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम है वो रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग कोलिशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द वर्किंग ऑफ द रॉकेट डिपेंड्स ऑन डैश लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की कौन से लॉ को ये ओबे करता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो रॉकेट है वो गैसेस पर नीचे फोर्स लगाता है, और जो गैसेस है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं रॉकेट पर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके थ्रू क्या होता है कि रॉकेट ऊपर जाता रहता है। The escaping gases exert an equal and opposite reaction on the rocket so that it gets propelled in a forward direction. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिव साइंटिफिक रीजंस। ब्रीफ पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। देखो सबसे पहला पॉइंट ये, इसका आंसर में ये है कि जब एक आपने सपोज कर लो ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया, वो फ्री फॉल करेगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, कुछ होती है जिससे वो हिट करता है ग्राउंड को, बहुत तेज होती है। मतलब थ्रू आउट द मोशन जब तक वो फ्री फॉल में था उसकी वेलोसिटी मतलब इंक्रीज हो रही है एक तरह से। आप पॉजिटिव एक्सीलरेशन का केस समझ सकते हो इसमें, कि एक्सीलरेशन लग रही है उस पर और वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब एक्सीलरेशन ऑब्वियसली है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अब जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है कि मतलब कि यूनिफॉर्म है, एक तरह से कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन तो है लेकिन कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा जब दो टाइम इंटरवल, कोई दो टाइम इंटरवल ले लो और उसके बीच में चेंज इन वेलोसिटी का आप मतलब कि फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। अगर आप t इज इक्वल टू जीरो पर लोगे तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। लेकिन अगर आप t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ले लो, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड ले लो, ठीक है, और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड ले लो, यहाँ पर कुछ v1 होगी, v2 होगी, v3 होगी, ठीक है। अगर मैं v2 माइनस v1 करता हूँ और उसको डिवाइड करता हूँ 4 माइनस 2 से, तो यहाँ पर क्या आएगा? v2 माइनस v1 डिवाइड बाय 2, और इसकी वैल्यू कुछ x आती है सपोज करो। और मैं वैसे ही सेम करता हूँ v3 माइनस v2 डिवाइड बाय 6 माइनस 4, v3 माइनस v2 डिवाइड बाय 2, और इसकी भी वैल्यू सेम आती है क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो डेल्टा मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी है, आप लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी फॉर इक्वल टाइम इंटरवल इज सेम। ये पॉइंट का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट में चेंज होती है जब इक्वल टाइम इंटरवल कंसिडर करते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो एक्सेलरेशन है बॉडी की वो कांस्टेंट है, और आपको पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी होती है वो कांस्टेंट होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू होती है उसकी। हेंस इट पोजेसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। इवन दो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड द डायरेक्शन आर अपोजिट, देयर इफेक्ट डू नॉट गेट कैंसल्ड। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? मैं आपको केस के थ्रू एक एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ये सपोज करो ये ग्राउंड है, इस पे गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है ना, और इस पे ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? ग्राउंड, फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन द गिफ्ट बॉक्स। तो ग्राउंड ने गिफ्ट बॉक्स पे ऊपर फोर्स लगाया और गिफ्ट बॉक्स ने ग्राउंड पे नीचे फोर्स लगाया, और ये जो है फोर्सेस ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, पहला पॉइंट। जो डायरेक्शन है इनकी पॉजिटिव है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं।
ये जो भी फोर्सेस है ये डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं, तो एक दूसरे का इफेक्ट तभी कैंसिल कर पाएंगे जब सेम बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कहाँ लग रहा है? डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। तो यहाँ पर जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, सेम बॉडी पे नहीं लगते हैं। तो इसलिए वो कैंसिल आउट नहीं कर सकते ईच अदर इफेक्ट। कब करेंगे ईच अदर इफेक्ट कैंसिल आउट इक्वल एंड अपोजिट होने के बावजूद? कब वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे? जब वो सेम बॉडी पर लगेंगे बट यहाँ पर डिफरेंट बॉडी है, और एक्शन रिएक्शन फोर्स डिफरेंट बॉडी पर ही लगता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इट इज easier to stop a tennis ball as compared to a cricket ball when both are traveling with same velocity। तो पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम आपको पता है फॉर्मूला मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो P इज इक्वल टू एम क्रॉस वी, ठीक है। और यहाँ पर बात है कि जो क्रिकेट बॉल है वो थोड़ा सा हैवियर होता है, मतलब क्रिकेट बॉल का जो मास है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द टेनिस बॉल। वेलोसिटी जब दोनों की सेम होगी तो जो मोमेंटम होता है क्रिकेट बॉल का वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी मास ज्यादा है क्रिकेट बॉल की टेनिस बॉल के कंपेयर में। तो हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है क्रिकेट बॉल की वो ज्यादा है टेनिस बॉल से, ठीक है। सो जो मोमेंटम है पी ऑफ क्रिकेट बॉल वो ज्यादा होगी पी मतलब मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि मास ज्यादा है क्रिकेट बॉल की। तो जितना ज्यादा मोमेंटम होता है ना क्रिकेट बॉल की मोमेंटम ज्यादा है, तो ज्यादा मोमेंटम है तो ज्यादा हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए उसको स्टॉप करने के लिए। ज्यादा मोमेंटम है, बहुत तेजी से आएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं। मतलब कि स्पीड तो एक तरह से सेम ही है, वेलोसिटी सेम है, बट जो एक ओवरऑल इम्पैक्ट होता है ना वो मोमेंटम से पता लगता है। तो जब उसकी हायर मोमेंटम होगी तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि जो इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू अ क्रिकेट बॉल, सिर्फ मास की वजह से। यहाँ पर वेलोसिटी जब सेम हो तब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, उसको भी हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं क्या? सबसे पहले आप सोचो कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इतनी बात समझ आई कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक केस कंसिडर करते हैं कार का। तो यहाँ पर जो कार है वो रेस्ट पर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, मतलब जीरो ही है। आज भी जीरो है, कल भी जीरो है, फिर सो भी जीरो है, हमेशा जीरो है, वेलोसिटी उसकी जीरो ही जीरो है। मतलब कॉन्स्टेंसी ऑफ जीरो वेलोसिटी है। अ बॉडी एट रेस्ट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ जीरो, है ना। मतलब वेलोसिटी कितनी है? जीरो है, कांस्टेंट ही जीरो है। जीरो 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 करके कांस्टेंट ही है ना जीरो। तो एक तरह से जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन का केस। स्टेट ऑफ रेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टेक 5 एग्जांपल फ्रॉम अ सराउंडिंग एंड एक्सप्लेन देम बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 5 एग्जांपल लेंगे, न्यूटन के लॉ के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला केस है अ बुक ऑन अ टेबल। आपको क्या दिख रहा है? ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी? ये एक बुक है, टेबल पे रखा हुआ है, स्टेज रिमेन अंटिल यू पुश। मतलब ये जो बुक है इसको आप जब तक कुछ पुश नहीं करोगे ना तो ये तो वैसे ही रहेगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये कौन सा लॉ है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, ये कुछ हिलना नहीं चाहता, ठीक है। बट जब आप इसको पुश करोगे अपने हैंड से, जब आप इसको पुश करोगे तो ये आगे चले जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पर? कि जो बुक है वो अपने पोजीशन में रहेगा जब तक आप अपने एक्सटर्नल फोर्स लेके हैंड से उसको मूव ना करो।
तो ये ऑब्वियसली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जब तक आप उसको पुश नहीं करोगे तब तक वो जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये फर्स्ट लॉ का है। सेकंड है राइडिंग अ बाइसाइकिल। अब ध्यान से देखना है इसको, साइकिल चला रहा है ये आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा ये कि जितना ज्यादा पेडलिंग करोगे फास्टर बाइसाइकिल जाएगी। ये तो ऑब्वियसली आपको एक पता ही है कि अगर आप ज्यादा हार्ड पेडल करोगे, बहुत ज्यादा ज्यादा पेडल कर ले लग जाओगे, तो जो बाइसाइकिल है उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कैसे होता है, लॉ यहाँ पर कौन सा लगेगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। कैसे, एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। देखो कितनी तेजी से चला रहा है ये, कैसे, क्योंकि इसने हार्ड पेडलिंग की है। मतलब क्या हो गया कि फोर्स का फॉर्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। मास एक तरह से बाइसाइकिल की कांस्टेंट होगी, मास नहीं ऐसा चेंज हो रहा, बट जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो गई, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गई, मतलब वेलोसिटी स्पीड सब इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन कैसे इंक्रीज होगा, ये बताओ ना। फोर्स आप इंक्रीज करोगे, फोर्स कैसे इंक्रीज होगा, हार्डर पेडलिंग करोगे, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड वगैरह इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कौन सा लॉ था, सेकेंड लॉ। एग्जाम्पल उसका, थर्ड एग्जाम्पल है जंपिंग ऑफ अ डाइविंग बोर्ड। अब एक इमेज दिखाऊंगा, ध्यान से देखना है इसको। अब ये जो बंदा है ये इस पर जंप कर रहा है, ठीक है। जब ये जंप कर रहा है तो इसने बोर्ड पर, ये जो डाइविंग बोर्ड है इस पर इसने फोर्स लगाया, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। मतलब ये कौन सा हुआ, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो जब तक आप पुश नहीं कर, मतलब जब आपने पुश किया बोर्ड को नीचे, उसको फोर्स लगाया, तो उसने भी आप पर फोर्स लगा दिया, है ना। एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन पुशिंग डाउन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट द पुश द बोर्ड पुशिंग यू अप। तो ये थर्ड लॉ का एक तरह से एक्सप्लेनेशन था। टेकिंग अ बॉल, तो आप फोर्स लगा के एक बॉल को, लाइक जब आप एक बॉल को किक करते हो तो आप फोर्स लगाते हो ना, एफर्ट लगता है उसमें। तो अगर आप धीरे से किक करोगे तो बहुत कम डिस्टेंस पे जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा फोर्स से किक करोगे तो बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा बॉल का वो डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा फोर्स लगाया है। मतलब अगर आपने कम फोर्स लगाया तो कम दूरी तक जाएगा, ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा दूरी तक जाएगा। एक तरह से मास ऑफ द बॉल यहाँ पर कांस्टेंट ही है, ठीक है। फिफ्थ कौन सा एग्जांपल है, कार स्टॉपिंग सडनली। अब ये देखना जरा, ओए ये तो गिर गया। तो ये कैसे हुआ, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये कि जब कार सडनली स्टॉप हो जाता है, पैसेंजर फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं, आगे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, कि जो पैसेंजर्स हैं, लाइक जब कार चल रहा था तो पैसेंजर क्या था, वो आगे चल, मतलब कि उसका जो इनर्शिया था वो क्या था कि मैं तो मूव कर रहा हूँ, उसकी बॉडी इनर्शिया में थी कि मैं तो मूव कर रहा हूँ, मैं तो मूव कर रहा हूँ। लेकिन कार जब स्टॉप हो गई, उसकी बॉडी मूव करते रहती है ना, वो उसके इनर्शिया में ही रहता है, मूव करते ही रहता है, तो फिर आगे आ जाता है इवन दो कार इज स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया। तो कौन सा लॉ है ये, फर्स्ट लॉ का एक तरह से एग्जाम्पल है। तो अब हम न्यूमेरिकल्स पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है सारे न्यूमेरिकल्स। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। An object moves 18 meter in first 3 seconds, 22 meter in next 3 seconds, and 14 meter in last 3 seconds. What is its average speed? तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डी सपोज कर लो, 18 प्लस 22 प्लस 14 कितनी होती है ये, 54 मीटर। टोटल टाइम टेकन 3 प्लस 3 प्लस 3
विच इज इक्वल टू 9 सेकेंड्स। तो टू फाइंड हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सॉल्यूशन, एवरेज स्पीड हम इक्वल टू कितना होगा 54 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या लिखोगे आप, जो द एवरेज स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर करके आप लिख सकते हो द एवरेज स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg is moving with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको कि एक मास है जिसका 16 kg है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, तो हम कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम एम। अब ये यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। अब ये अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दूसरे का कोई मान लो 24 kg का मास है और यही फोर्स 24 kg पे लगा रहे हैं, मतलब 16 kg पे 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है। ये साइड रख दो। अब कोई दूसरा मास है जिसकी जो मास है वो 24 kg है, उस पे आप सेम इतना ही फोर्स लगाओगे जो आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन इन्फो लिख देते हैं, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 इज इक्वल टू 16 kg, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास ऑफ द सेकेंड बॉडी 24 kg। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन दूसरी बॉडी की, सेकेंड बॉडी की A2 फाइंड आउट करना है और फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी F1 कैलकुलेट करना है। मैंने बताया फॉर्मूला क्या लगेगा, F इज इक्वल टू एम ए। सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, F1 इज इक्वल टू m1 क्रॉस A1। तो F1 कैलकुलेट करेंगे, m1 कितना है 16 है, अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको। एक्सेलरेशन 3 है, F1 कैलकुलेट हो गया 48 न्यूटन। अब जो सेकेंड क्वेश्चन का था ना कि इज द सेम फोर्स अप्लाइड, तो वो कौन से फोर्स की बात कर रहा था, वो ये वाली फोर्स की बात कर रहा था कि 48 न्यूटन वाला जो फोर्स है अगर मैंने दूसरे बॉडी पे लगा दिया तो क्या होगा। तो F2 इज इक्वल टू M2 क्रॉस A2। A2 यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं F2 बाय M2, तो 48 डिवाइड बाय 24 कितना होता है 2 होती है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड पे। तो हम आंसर में लिख सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी इज 48 न्यूटन, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम। समझ गया कि एक बुलेट है, उसकी मास कितनी है 10 ग्राम है, उसकी कुछ स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है कि एक बुलेट है 10 ग्राम की, उसकी कुछ स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड और वो एक थिक वुडन प्लैंक पे मतलब अंदर धस जाता है, उसके पेनिट्रेट कर जाता है और प्लैंक का मास दे रखा है यहाँ पर 90 ग्राम। तो प्लैंक यहाँ पर इनिशियली रेस्ट में था, मतलब प्लैंक मूव नहीं कर रहा था वुडन का, वो वहीं पर रखा हुआ था बस। तो जैसे ही यहाँ पर जो बुलेट है ना इसको हिट कर जाता है ना, इसको आर पार नहीं कर पाता, बस इसको हिट करता है और दोनों साथ में मूव करने लग जाते हैं, ऐसा यहाँ पर केस हो रहा है। तो यही पूछ रहा है कि जो बुलेट है वो एम्बेड हो जाता है प्लैंक के साथ और मूव करने लग जाता है टुगेदर, तो डिटरमाइन करना है वेलोसिटी। गिवन हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, मास ऑफ द बुलेट m1 इज इक्वल टू 10 ग्राम
तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो 10/1000 आएगा। सेम ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ प्लैंक, जो वुडन प्लैंक है उसकी मास कितनी है 90 ग्राम, 90/1000 किलोग्राम। अब यहाँ ना टेक्स्ट बुक में शायद करेक्शन होगा, 900 दे रखा है ग्राम, बट 90 ग्राम होगा, क्योंकि जो आंसर है उसको मैच करने के लिए हमें 90 ग्राम ही कंसिडर करना है, तभी करेक्ट आंसर आएगा। तो देखते हैं अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या है, यहाँ पर u1 है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि इनिशियली क्या वेलोसिटी थी उसकी बुलेट की, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि 1.5 मीटर पर सेकेंड है। और इनिशियल वेलोसिटी प्लैंक की कितनी है u2, 0, मतलब लिखा हुआ था ना कि प्लैंक जो है वो इनिशियली रेस्ट पे, इनिशियल मतलब क्या होता है, इनिशियल u, उसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है, मतलब रुका हुआ है, तो 0 आएगा, प्लैंक की बात कर रहा हूं मैं। टू फाइंड हमें क्या करना है, कॉमन वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड प्लैंक। तो वहां पर लिखा हुआ था ना कि एम्बेंड करके दोनों साथ में कुछ वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो वही हमें कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फाइनल कॉमन वेलोसिटी होगी कुछ। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बायरक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। क्यों? जब हमने वो एक प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जब कोलिजन होता है तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है। कोलिजन ही तो हो रहा है ना एक तरह से, यहाँ पर बुलेट उस पे हिट कर रहा है, कोलिजन हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो बराबर होगा, क्योंकि कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम होता है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी कितनी होगी, m1 क्रॉस u1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी m2 क्रॉस u2, और विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड m2 v2। डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक चीज को। सॉल्यूशन में हम आते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, दोनों जो प्लैंक है और जो बुलेट है दोनों साथ में जा रहे हैं, उनकी बाद में कोई कॉमन वेलोसिटी आ रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम कंसिडर करेंगे v को। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। m1 में यहाँ पर लिख दिया 10/1000 क्रॉस u1 1.5, और फिर m2 u2 विच इज इक्वल टू m1, और कुछ कॉमन वेलोसिटी v है, और सेम यहाँ पर 90/1000 क्रॉस v। तो यहाँ पर क्या होगा, जब 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, डिवाइड बाय 1000 विच इज इक्वल टू v। यहाँ पर क्या होगा, जब इसको हमने कॉमन लिया है, v को जब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, v को कॉमन लिया है, और 10 डिवाइड बाय 1000 प्लस 90 डिवाइड बाय 1000। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, सेम है 1000 का, तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर सकते हैं, 10 प्लस 90 कितना होगा, 100 होगा। अब यहाँ से जो 1000 नीचे है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 1000, 15 इज इक्वल टू v क्रॉस 100। जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, जो प्लैंक है, द प्लैंक एम्बेडेड विद अ बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.15 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है आप लिख सकते हो 15 डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं, या फिर v विच इज इक्वल टू, आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 0.15 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको नहीं समझा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बुलेट है वो प्लैंक में एम्बेंड हो गया है, मतलब उसमें धंस चुका है, और दोनों साथ में कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जो इतनी है 0.15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A person swim for 100 meter first 40 seconds में, 80 meter in next 40 seconds, 45 meter in last 20 seconds। एवरेज स्पीड पूछा है।
फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है ये भी, गिवन क्या है, टोटल डिस्टेंस d 100 प्लस 80 प्लस 45 225, टोटल टाइम टेकन 40 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 100। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सॉल्यूशन, डिस्टेंस कितना कवर था 225 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 2.25 मीटर पर सेकेंड। आंसर लिख सकते हैं द एवरेज स्पीड इज 2.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया फाइनल आंसर हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। ओ भाई आइंस्टाइन आ गए। तो ये क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू so much for watching this video till the end.